ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिंकी का रिएक्शन देखकर करण काफी हैरान थे। करण ने जब कमरे के अंदर देखा तो वह यह देखकर हैरान हो गए कि श्रेया अपने आप से बातें कर रही थी। पिंकी का रोना और श्रेया का इस तरह का बर्ताव देखकर करण समझ गए थे कि शायद श्रेया की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, मगर अभी भी करण ठीक तरह से नहीं जानते थे कि आखिर पिंकी इतनी ज्यादा परेशान क्यों थी। करण ने पिंकी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो बेटा, इस वक्त तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए हो सकता है कि मम्मा कुछ दिनों तक कुछ ऐसा बर्ताव करें जिसे नॉर्मल नहीं कहा जा सकता, मगर मेरा यकीन मानो, कुछ ही दिनों में मम्मा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। हम सबको उस वक्त तक तुम्हारी माँ का साथ देना होगा और इस काम में मुझे सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी होगी। मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम भी अपने पापा को बहुत मिस करती हो, मगर तुम्हें अब हिम्मत दिखानी होगी। पिंकी के रोने से सकने की आवाज सुनकर नंदिनी भी अपने बेडरूम से निकलकर श्रेया के बेडरूम की ओर दौड़कर आई थी। जब नंदिनी श्रेया के बेडरूम के पास पहुंची तब नंदिनी ने देखा कि करण पिंकी को अपनी बाहों में लिए पिंकी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। जब नंदिनी दरवाजे के पास पहुंची तब नंदिनी ने देखा कि करण और पिंकी दोनों ही अंदर की ओर देख रहे थे। पिंकी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करण और पिंकी दोनों ही इतने परेशान क्यों लग रहे थे। जब नंदिनी ने श्रेया के बेडरूम के अंदर जाकर देखा तब वो ये देखकर हैरान हो गई कि श्रेया बालकनी में खड़ी थी। श्रेया की बॉडी पोजीशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया ने अपना पूरा शरीर बालकनी की रेलिंग की ओर झुका कर रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया ने अपने पूरे शरीर का वजन किसी चीज पर टिका कर रखा था। श्रेया कभी पिंकी की ओर देखती तो कभी अपने बगल में देखकर कुछ बातें करने लगती। श्रेया को इस तरह से बातें करते हुए देखकर नंदिनी के होश उड़ गए। पिंकी लगातार सिसकियां लेकर रो रही थी। करण भी बहुत परेशान नजर आने लगे थे। धीरे धीरे करण की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। नंदिनी ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चाचा जी, आप पिंकी को संभालिए, मैं श्रेया को संभालती हूँ। ये कहने के बाद नंदिनी तेजी से श्रेया के बेडरूम के अंदर दाखिल हुई। जब नंदिनी बालकनी में दाखिल हुई, नंदिनी ने देखा कि श्रेया अकेली अकेली में कुछ बातें कर रही थी। श्रेया का ध्यान नंदिनी की ओर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया किसी के साथ बातें करने में पूरी तरह से खोई हुई थी। उसे यह तक पता नहीं था कि बेडरूम में कोई दाखिल हुआ था। नंदिनी धीरे से श्रेया की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहने लगी, श्रेया, तुम किससे बात कर रही हो? नंदिनी की बातें जैसे श्रेया की कानों पर पड़ी ही नहीं थी। श्रेया अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी और अकेले अकेले कुछ बड़बड़ा रही थी। नंदिनी श्रेया के बिल्कुल पास पहुंची। नंदिनी श्रेया की हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। श्रेया की आंखें पूरी तरह से लाल थी। श्रेया की बड़ी बड़ी आंखें एक जगह पर स्थिर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि बार बार श्रेया अपनी पलकें झपकाकर जानबूझकर अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रही थी। नंदिनी भी अच्छी तरह से जानती थी कि श्रेया काफी अरसे से सोई नहीं थी और कहीं न कहीं श्रेया का सबकॉन्शियस माइंड उसे सोने पर मजबूर कर रहा था। मगर श्रेया दिमागी तौर पर इतनी कमजोर पड़ चुकी थी कि वो अपने आप को नींद के हवाले नहीं करना चाहती थी और इसीलिए श्रेया बार बार पलकें झपकाकर अपने आप को जगाए रखने की कोशिश कर रही थी। मगर नंदिनी की आवाज सुनने के बावजूद श्रेया ने नंदिनी की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। नंदिनी अब धीरे धीरे श्रेया की हालत को देखकर ज्यादा घबराहट महसूस करने लगी थी। श्रेया लगातार किसी के साथ बातें कर रही थी जबकि श्रेया के बगल में कोई नहीं था। नंदिनी ने दोनों कंधों से श्रेया को पकड़कर उसे एक बार के लिए जोर का झटका दिया। तभी अचानक श्रेया ने अपनी पलकें झपकाना बंद किया और अपने बगल में खड़ी नंदिनी को फटी हुई आंखों से देखती रही। नंदिनी ने श्रेया से पूछा, तुम किससे बात कर रही हो? नंदिनी का सवाल सुनते ही श्रेया ने अपने बगल में देखा। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया किसी के साथ कुछ सलाह मशवरा कर रही थी। फिर कुछ देर बाद श्रेया ने नंदिनी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, किसी के साथ नहीं, बस मुझे कमरे में काफी गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा कुछ देर बालकनी में टहलूं। श्रेया के चेहरे पर अचानक इस तरह की मुस्कुराहट देखकर नंदिनी की फिक्र और भी ज्यादा बढ़ गई थी। श्रेया का बर्ताव पहले से बहुत ज्यादा अजीब हो चुका था।
नन्ही से पिंकी का हाथ पकड़े करण बालकनी के दरवाजे तक आए। करण बेबस और लाचार होकर बस श्रेया की हालत को और बिगड़ता हुआ देख रहे थे। रोती सी सिकती पिंकी अपनी मम्मा की हालत देख नहीं पा रही थी। पिंकी ने करण की ओर देखकर बड़ी ही मासूम आवाज से पूछा, दादू, क्या मम्मा कभी ठीक नहीं होगी? क्या वो पागल हो चुकी है? पिंकी का सवाल सुनते ही करण ने अपनी आंखें बंद कर दी। करण की आंखों की पलकों पर रुका हुआ एक आंसू उसके गाल से होते हुए फर्श पर गिरा। करण फिर से पिंकी के बिल्कुल बगल में घुटनों के बल बैठ गए और पिंकी की आंखों से आंसू पोंछते हुए पिंकी को गले लगाकर कहने लगे, तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं हुआ है बेटा, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। यह तुम्हारे दादू का वादा है तुमसे, तुम्हारी मम्मा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। नंदिनी के पास खड़ी श्रेया ने जैसे ही करण और पिंकी को बालकनी के दरवाजे के पास खड़ा देखा तो अचानक ही श्रेया ने अपने कंधे से दुपट्टा लेकर अपने सर पर डाल दिया और नंदिनी को डांट लगाते हुए कहा, अरे क्या नंदिनी भाभी, आप बताती भी नहीं है कि पापा यहाँ आए हैं। धीमे कदमों से पिंकी और करण की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने के बाद श्रेया ने करण को देखकर कहा, अरे पापा, आप इतनी रात को यहाँ पर? क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना पापा? श्रेया के ही सवाल का करण के पास कोई जवाब नहीं था। वो जानते थे कि इस वक्त श्रेया को ये समझाना बेहद मुश्किल था कि उसने क्या किया था और उसके इस बर्ताव की वजह से नन्हे सी पिंकी के दिल पर क्या गुजर रही थी। इसलिए पिंकी के सर पर प्यार से हाथ सहलाते हुए करण ने श्रेया की ओर देखकर कहा, कुछ नहीं, बस मुझे तुम दोनों की फिक्र हो रही थी, मैंने सोचा पिंकी से मिलाऊं। करण की बात सुनते ही श्रेया ने अपनी कमर झुकाई और प्यार से पिंकी के दोनों गालों पर चिमटी काटते हुए कहा, हाँ भाई, दादू और पापा की फेवरेट गुड़िया जो हो। ये कहने के बाद श्रेया फिर से पीछे मुड़कर रेलिंग की ओर दिखने लगी। फिर अचानक श्रेया मुस्कुराने लगी। श्रेया को ऐसा करता हुआ देखकर नंदिनी और करण की नजरें मिली। नंदिनी ने करण को शांत रहने का इशारा करते हुए श्रेया से कहा, श्रेया, मुझे लगता है बहुत देर हो गई है, पिंकी को भी काफी नींद आ रही है, मुझे लगता है तुम दोनों को अब सो जाना चाहिए। जैसे ही नंदिनी ने ये बात कही, श्रेया फिर से रेलिंग की ओर मुड़कर इशारे से किसी से बात करने लगी। कुछ देर बाद श्रेया ने नंदिनी की ओर मुड़कर कहा, हाँ, मुझे भी लगता है काफी देर हो गई, हमें सो जाना चाहिए। इसके बाद श्रेया ने पिंकी का हाथ पकड़ा और पिंकी से कहा, पिंकी, तुम भी ना इतनी रात को जागा नहीं करते, फिर पापा डांटेंगे तो मुझसे मत कहना। पिंकी के दिल में अपनी माँ के लिए घबराहट बढ़ती जा रही थी। करण ने बड़े ही प्यार से पिंकी के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम बिल्कुल आराम से सो जाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। करण की बात सुनकर श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम पिंकी को किसी बोर्डिंग स्कूल में भेज रहे हैं। वो अपनी माँ के साथ अपने कमरे में सो रही है। बस इतना भी लाड़ मत जताओ कि आगे चलकर आपको ही मुसीबत हो इसे संभालने में। ये कहने के बाद श्रेया पिंकी को बिस्तर पर लिटाकर बड़े ही प्यार से पिंकी के माथे पर थपकियां देने लगी। अचानक ही श्रेया की आंखें बंद हुई। कुछ सेकंड के अंदर श्रेया गहरी नींद में सो गई। जब करण और नंदिनी ने देखा कि श्रेया गहरी नींद में सो गई थी तो पिंकी की ओर जाकर करण ने बड़े ही प्यार से पिंकी के माथे पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल फिक्र मत करना, मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आई प्रॉमिस यू। करण का आश्वासन मिलने के बाद पिंकी को कुछ राहत महसूस होने लगी थी। करण और नंदिनी अपने चेहरे पर उदासी, मायूसी और परेशानी लेकर कमरे से बाहर निकल गए। श्रेया के बेडरूम का दरवाजा बंद करने के बाद नंदिनी फटी हुई आंखों से करण को देखती रही। करण साफ साफ जानते थे कि नंदिनी की आंखों में उसके लिए क्या सवाल थे, मगर सच बात तो ये थी कि इस वक्त करण के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं था। मारवा हाउस में सुबह 5 बजने का वक्त था और रोहित अचानक ही अपने बेडरूम में एक झटके से जाग गया। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित ने कोई भयानक सपना देखा था, मगर सच बात तो ये थी कि पिछली रात रोहित को कम से कम इस बात की तसल्ली हुई थी कि अनिका बिल्कुल सेफ और सुरक्षित अपने परिवार के पास वापस लौट चुकी थी। अनिका और बच्चे रिया के बेडरूम में एक साथ सो रहे थे। रोहित ये बात अच्छी तरह से जानता था, मगर रोहित फिर से एक बार तसल्ली कर लेना चाहता था कि उसका परिवार सुरक्षित है या नहीं। रोहित ने काफी दिनों बाद इतनी अच्छी नींद पूरी की थी।
हालांकि रोहित की नींद सिर्फ 4 घंटे की थी, मगर फिर भी ऐसा लग रहा था कि रोहित एक अरसे के बाद अपनी नींद पूरी कर पाया है। अपने कमरे से निकलकर दबे पांव रोहित रिया के बेडरूम की ओर गया और धीरे से रिया के बेडरूम का दरवाजा खोलकर देखने लगा। रोहित ने देखा कि अनिका और तीनों बच्चे बड़े ही प्यार से गहरी नींद में सोए थे। उन्हें इस तरह देखकर रोहित ने एक लंबी राहत की सांस ली और फिर से रिया के बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। रोहित अपने कमरे में आकर अपनी बालकनी में एक चेयर पर बैठ गया। रोहित ने एक सिगार जलाई और साइड टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल फोन उठाकर देखने लगा। रोहित यह देखकर हैरान रह गया कि देर रात भूमिका ने रोहित को 2 बार कॉल लगाने की कोशिश की थी। भूमिका के मिस्ड कॉल देखकर रोहित ने तुरंत सिगार बुझाई और भूमिका को कॉल बैक किया। कुछ रिंग के बाद भूमिका ने कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करते ही भूमिका ने रोहित से कहा, रोहित, एक बहुत अजीब बात है। भूमिका की बात सुनकर रोहित हैरान रह गया। अपनी जगह से उठते हुए रोहित बालकनी की रेलिंग के पास गया। भूमिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, रोहित, मैंने उस कार की छानबीन की थी जो कार ब्लास्ट हुई थी, और फिर जो कार तुम्हारे पार्किंग लॉट में मिली थी वो दोनों कार लगभग एक ही किस्म की कार थी। हालांकि उस कार के मालिक के बारे में तो कुछ पता नहीं चल पाया है, ना ही चेचिस नंबर है, ना ही कार का नंबर रजिस्टर्ड है। कहीं से उन दोनों का कार का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, और इसीलिए मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर वो कार दिल्ली में आई कहाँ से थी। मैंने दिल्ली के हर नाके, हर सिग्नल, हर चेक पोस्ट के सीसीटीवी कैमरे के फोटो मंगवाए। हादसे से पहले कुछ घंटों की सारे सीसीटीवी फोटो छान मारी, मगर हैरानी की बात यह है कि वो कार दिल्ली में किस तरह दाखिल हुई है यही नहीं पता लग पा रहा है। किसी भी चेक पोस्ट पर उस कार के आने का वीडियोज नहीं नजर आ रहा है। अगर वो कार दिल्ली में आई नहीं तो फिर वो कार तुम्हारे घर कैसे पहुंची थी, और जो कार एक्सीडेंट में ब्लास्ट हुई थी वो कार कहां से आई थी। रोहित खुद भी भूमिका की यह बात सुनकर काफी हैरान रह गया। कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद भूमिका ने रोहित से कहा, रोहित, तुम एक काम करो, तुम अभी इसी वक्त स्पेशल डिपार्टमेंट की हेड ऑफिस आ जाओ। तुम भी यहाँ पर आकर देखो कि सीसीटीवी फुटेज में हमें क्या नजर आ रहा है। हो सकता है कहीं हमारी नजरों से कोई चूक हो गई हो, तो तुम शायद उस काली गाड़ी को पहचान पाओ जिसका तुमने पीछा किया था, और जो काली गाड़ी इस वक्त तुम्हारे पार्किंग लॉट में खड़ी है। रोहित, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वह काली गाड़ी दिल्ली के अंदर कहीं बाहर से नहीं आई तो अनिका को इतने दिनों तक दिल्ली में कहाँ छुपाया गया था। हमारा नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद हमारे लोग अनिका को दिल्ली में ही रहते हुए ढूंढ क्यों नहीं पाए। भूमिका की बात सुनने के बाद रोहित को बड़ी हैरानी हो रही थी। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो काली गाड़ी जिसमें अनिका घर लौटी थी, वो काली गाड़ी जिसका रोहित ने पीछा किया था, वो दोनों काली गाड़ी दिल्ली के अंदर कहीं से एंटर नहीं हुई थी, तो फिर आखिर वो रोहित के सामने कैसे आई थी। भूमिका का फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित जल्दी से तैयार होकर अपनी कार से स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस पहुंचा। जैसे ही रोहित स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस पहुंचा, एक स्पेशल डिपार्टमेंट का ऑफिसर रोहित के पास आया और कहने लगा, आइए सर, मैं आपको भूमिका मैडम के पास ले जाता हूँ। उस ऑफिसर का पीछा करते हुए रोहित स्पेशल डिपार्टमेंट के मेन बिल्डिंग के अंदर चला गया। बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर एक बड़ा सा मॉनिटरिंग रूम बनाया गया था। जैसे ही रोहित उस मॉनिटरिंग रूम के अंदर इंटर हुआ, रोहित ने देखा कि भूमिका एक बड़ी सी स्क्रीन को बड़े ध्यान से देख रही थी। उस स्क्रीन में हजारों अलग अलग कैमरा के फोटोज दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में बैठकर एक स्क्रीन पर भूमिका पूरे के पूरे शहर पर नजर बनाए बैठी थी। भूमिका ने जैसे ही रोहित को अंदर आते हुए देखा, भूमिका अपनी जगह से खड़ी होकर रोहित को कहने लगे, ये देखो रोहित, ये दिल्ली शहर के तमाम चेक पॉइंट्स हैं जहां से कोई भी गाड़ी दिल्ली शहर के अंदर एंटर हो सकती है। इन सारे चेक पोस्ट के पिछले 1 हफ्ते की डिटेल्स मैंने मंगवाई है। ये काली गाड़ियों कहीं से अंदर नहीं आई। इसका मतलब यह है कि ये काली गाड़ियां पहले से दिल्ली के अंदर मौजूद थी, मगर नंबर प्लेट पूरी तरह से साफ होने के कारण हमें कोई नंबर दिखाई नहीं दिया जिसके जरिए हम उस गाड़ी के मालिक को ट्रेस कर सकें। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो गाड़ी ना तो पेट्रोल पर चलती थी ना तो डीजल पर।
मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर चलने वाली गाड़ी को तो मैंने अपने कैरियर में पहली बार देखी है, वो भी अपने देश में। तुम्हारे पार्किंग लॉट में जो गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी की तस्वीरें हमें अलग अलग कार मैन्युफैक्चरर को भिजवाई थी। छोटे बड़े जितने भी गैरेज हैं जहां पर कार की मॉडिफिकेशन होती है, उन सबको भी गाड़ी की तस्वीर भिजवा दी गई थी, मगर कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा। मैंने अपने आदमियों को काम पर लगा रखा है। वो लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो काली गाड़ी जिसमें अनिका कुछ दिन पहले मारवा हाउस लौटी थी, वो काली गाड़ी किसी तरह से ट्रेस करके यह पता लगाया जा सके कि आखिरकार वो दिल्ली में कहाँ थी जब उसे उस गाड़ी में बिठाकर मारवा हाउस लाया गया था। भूमिका की बात सुनने के बाद रोहित के चेहरे पर उम्मीद नजर आने लगी थी, मगर अनिका को किडनैप करने वाला कहीं दिल्ली में ही था और अनिका को दिल्ली में ही किडनैप करने के बाद रखा गया था, तो अनिका के किडनैपर तक पहुंचना रोहित के लिए ज्यादा आसान हो सकता था। और भूमिका की बातों से एक बात तो पूरी तरह से साफ थी कि अगर वह काली गाड़ियां दिल्ली से बाहर की नहीं थी तो अनिका का किडनैपर और अनिका को जिस जगह पर किडनैप करके रखा गया था वो दिल्ली में ही थे। रोहित के साथ कुछ देर बात करने के बाद भूमिका फिर से बड़ी ही ध्यान से हर वीडियो फोटोज को देखने लगी। भूमिका बार बार रिवाइंड फॉरवर्ड कर करके हर फुटेज को देख रही थी। कई दिनों का डेटा भूमिका को एक साथ देखना था, इसलिए भूमिका हर फुटेज को फास्ट फॉरवर्ड करके देख रही थी। और कहीं किसी फोटोज में रोहित की पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ी से मिलती जुलती कोई गाड़ी दिखाई देती तो भूमिका तुरंत वीडियो पॉज करके उसे गौर से देखती, मगर हर गाड़ी को अच्छी तरह से देखने के बाद भूमिका को निराशा ही हाथ लग रही थी। तभी अचानक मॉनिटरिंग रूम में एक ऑफिसर ने भूमिका को आवाज लगाते हुए कहा, भूमिका मैडम प्लीज यहाँ आइए, इट्स अर्जेंट। उस ऑफिसर की बात सुनते ही भूमिका अपनी जगह से उठकर तेजी से उस ऑफिसर के पास गई। वो ऑफिसर एक स्क्रीन के सामने एक चेयर पर बैठा था और उसकी नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थी। जैसे ही भूमिका उस ऑफिसर के पास आई, उस ऑफिसर ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए भूमिका से कहा, मैडम देखिए, ये वही गाड़ी है जिस गाड़ी के बारे में आपने पूछा था। हर डिटेल्स मैच हो रही है। देखिए मैडम, इस गाड़ी का कलर बिल्कुल उस गाड़ी से मिलता जुलता है जिसकी तस्वीर आपने हम लोगों को बताई थी। इस गाड़ी पर भी कोई नंबर प्लेट नहीं है। देखिए कितनी तेजी से चल रही है ये गाड़ी। इस गाड़ी को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये गाड़ी किसी बहुत ही स्पेशल मशीन टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया गया है। उस ऑफिसर की बात सुनने के बाद भूमिका ने भी बड़ी ही गौर से उस ऑफिसर के सामने बड़ी सी स्क्रीन में देखा। भूमिका ये देखकर हैरान रह गई कि ऑफिसर जिस कार के बारे में बात कर रहा था वो वही कार थी जिसे रोहित और भूमिका ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। रोहित भी तेजी से चलकर भूमिका के पास आया। जब रोहित ने स्क्रीन पर देखा तो रोहित ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए भूमिका से कहा, ये वही कार है जो इस वक्त हमारी पार्किंग लॉट में खड़ी है। इसी कार में अनिका घर लौटी थी। भूमिका ने वीडियो पॉज करके उसे जूम करने की कोशिश की, मगर कार के सारे शीशे पूरी तरह से काले होने की वजह से कार कौन ड्राइव कर रहा था यह देख पाना बेहद मुश्किल था। वीडियोज फोटोज देखने के बाद भूमिका ने तुरंत अपने जेब से एक फोन निकाला और अपने किसी ऑफिसर को फोन करने को कहा, देखो मुझे इसी वक्त कैमरा 2 का लोकेशन चाहिए। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद भूमिका ने उस ऑफिसर जिसने भूमिका को वो कार दिखाई थी उससे कहा, देखो तुम एक काम करो, इस पूरी की पूरी वीडियोज फोटोज को रिवाइंड करके देखते जाओ कि ये कार कहाँ से निकली थी। इस वीडियो फोटोज को देखकर लग रहा है कि ये कार हरियाणा बॉर्डर से हाईवे से आ रही है। उस ऑफिसर ने पहले ही उस कार की लोकेशन को ट्रैक करके रखा था। अपने किताब में कुछ लिखते हुए उस ऑफिसर ने भूमिका की ओर देखकर कहा, मैडम ये हाईवे गुड़गांव से थोड़ा आगे है। अब मैं इस पूरी वीडियोज फोटोज को रिवाइंड करके देखता हूँ और यह पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि ये कार आखिर कहाँ से आई थी। उस ऑफिसर ने पूरी वीडियोज फोटोज को रिवाइंड किया। उस लोकेशन पर जितने भी कैमरा लगे थे उनके साथ टाइमिंग मैच करके कार को ट्रेस किया गया। फिर अचानक एक जगह पर वीडियो पॉज करके उस ऑफिसर ने भूमिका से कहा, देखिए मैडम, अब ये कार आउटर दिल्ली की मेन हाईवे पर चल रही है और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इससे आगे तो हरियाणा बॉर्डर लगता है। जब वो वीडियो फोटोज पूरी तरह से रिवाइंड हो गई, उस ऑफिसर ने कहा, मैडम इसके बाद जो हमारे पास कैमरा फोटोज मौजूद है वो हरियाणा चेक पोस्ट का ही है।
उस कार की ड्राइविंग की टाइमिंग मैच करते हुए हरियाणा चेक पोस्ट पर उस वक्त की फोटोज निकलवाई गई। कुछ देर में जब वो फोटोज स्क्रीन पर लोड हुई तो भूमिका और वो ऑफिसर रोहित के साथ बड़ी ही बारीकी से हरियाणा से आने वाली हर गाड़ी को देखने लगे। चेक पोस्ट पर कई काली गाड़ियां आकर खड़ी हुई और निकल गईं, मगर वो काली गाड़ी नजर नहीं आ रही थी जिसका रोहित और भूमिका को बेसब्री से इंतजार था। करीब करीब 2 घंटे की पूरी वीडियोज फोटोज रिवाइंड फॉरवर्ड करके बार बार देखने के बावजूद उन्हें वो काली गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही थी। काफी देर तक पूरी तरह से तसल्ली कर लेने के बाद भूमिका ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर रोहित की ओर देखकर कहा, समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये कार कैमरा 2 में 8:20 को दिखाई दे रही है तो हरियाणा चेक पोस्ट पर 8 o'clock से लेकर 8:20 तक दिखाई क्यों नहीं दे रही। हमने आगे भी 2 घंटे की फुटेज चेक कर ली, मगर काली गाड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अगर आउटर दिल्ली के मेन हाईवे पर यह गाड़ी पहुंची है तो उस हाईवे तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो हरियाणा चेक पोस्ट से होकर निकलता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर यह गाड़ी कैमरा 2 में दिखाई दे रही है तो कैमरा 1 के किसी भी फुटेज में ये काली गाड़ी दिखाई क्यों नहीं दे रही। भूमिका के साथी ऑफिसर भी ये बात सोचकर काफी हैरान हो रहे थे। कई देर तक वीडियो फुटेज को आगे पीछे करके देखने के बावजूद उन्हें वो काली गाड़ी कहीं नजर नहीं आई। तभी अचानक एक ऑफिसर ने भूमिका की ओर मुड़कर कहा, मैडम ऐसा भी तो हो सकता है कि ये काली गाड़ी कैमरा 1 और कैमरा 2 के लोकेशन के बीच से होकर सीधी हाईवे को कांटेक्ट हुई हो। अपने ऑफिसर की बात सुनकर भूमिका के चेहरे का रंग उड़ गया। भूमिका ने उस ऑफिसर की ओर देखकर कहा, यस ये हो सकता है, ये जरूर हो सकता है। तभी एक साथी ऑफिसर ने भूमिका की ओर देखकर कहा, मगर मैडम मैं उस जगह को और अच्छी तरह से जानता हूँ। उस जगह पर और कोई सड़क ही नहीं है, आसपास हर जगह जंगल ही जंगल है। कैमरा 2 की सड़क और कैमरा 1 की सड़क को जोड़ती हुई और कोई सड़क है ही नहीं। जो कोई गाड़ी कैमरा 2 की हाईवे पर दिखाई देती है उसे कैमरा 1 के रास्ते से होकर ही निकलना होता है। फिर ये कैसे हो सकता है। रोहित और भूमिका के चेहरे की परेशानी बढ़ती जा रही थी। रोहित ने भूमिका की ओर देखकर कहा, एक काम करते हैं, हम उस लोकेशन पर जाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस पूरे रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहां से ये कार बाहर निकल सके और कैमरा 2 के हाईवे से जुड़ सके। भूमिका की अच्छी तरह से जानती थी कि अब रोहित जो कह रहा है वही एक ऑप्शन था, वो छुपी हुई सड़क ढूंढने का। रोहित की बात सुनने के बाद भूमिका ने अपने साथी ऑफिसर से कहा, ठीक है चलो हम सब जाकर उस लोकेशन पर छानबीन करने की कोशिश करते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी कोई छुपी हुई सड़क है जो हमारे कैमरे की निगरानी से बाहर है। अपने सीनियर ऑफिसर की बात सुनते ही सारे के सारे स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर भूमिका का पीछा करते हुए मॉनिटरिंग रूम से बाहर निकल गए। भूमिका ने कमरे से बाहर निकलने से पहले बाकी ऑफिसर की ओर मुड़कर कहा, तुम लोग लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दो कि हम लोग वहां पर जा रहे हैं। अगर हमें कोई छुपी हुई सड़क या छुपा हुआ कोई खतरनाक अड्डा दिखाई देता है तो हमें उस पर छापा मारने के लिए लोकल अथॉरिटी की जरूरत होगी। अपने साथी ऑफिसरों को ये बात करने के बाद भूमिका रोहित के साथ कमरे से बाहर निकल गई। भूमिका के कुछ ऑफिसर भी भूमिका का पीछा करते हुए पार्किंग लॉट में पहुंचे। भूमिका रोहित के साथ रोहित के कार में लोकेशन की ओर आगे बढ़ने लगी और भूमिका के साथी ऑफिसर अपनी ड्यूटी जीप में भूमिका का पीछा करते हुए उस लोकेशन पर पहुंचे जहां से वीडियोज फोटोज में वो काली गाड़ी गायब हुई थी। ठीक लोकेशन पर पहुंचने के बाद रोहित ने कार को ब्रेक लगाई। भूमिका ने आगे की सड़क देखते हुए रोहित से कहा, अगर कोई छुपा हुआ रास्ता या छुपा हुआ कोई ऐसा अड्डा है जहां अनिका को किडनैप करके रखा गया था तो वह इसी रास्ते पर है। हमें बड़े ही ध्यान से इस रास्ते पर आगे चलना होगा। तुम अपनी दाईं ओर देखो और मैं अपनी बाईं ओर देखकर यह पता लगाती हूँ कि कहीं कोई छुपी हुई सड़क या कोई ऐसी जगह मिले जहां से एक कार को इस सड़क पर लाया जा सके। भूमिका की बात में हामी भरते हुए रोहित ने धीरे धीरे कार को आगे बढ़ाना शुरू किया। रोहित बड़े ही आराम से कार को आगे बढ़ा रहा था। रोहित का ध्यान अपनी बाईं ओर की सड़क पर था, भूमिका का ध्यान अपनी दाईं ओर की सड़क पर था। दोनों बड़े ही ध्यान से कार चलाते हुए यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं कोई ऐसी छोटी सी डगर दिखाई दे जहां से एक कार को लाया जा सके। कार की स्पीड बहुत ही कम थी। भूमिका और रोहित के कार के पीछे चल रही स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर की कार की स्पीड भी बहुत कम थी।
स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी बड़े ही ध्यान से कोई ऐसा सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो काली गाड़ी की राज से पर्दा उठा सके। दोनों गाड़ियां बड़े ही धीरे धीरे हाईवे पर आगे बढ़ती रही, मगर भूमिका और रोहित को कहीं कोई ऐसी जगह नहीं दिख रही थी जहां से एक कार को सड़क पर लाया जा सके। देखते ही देखते वो चेक पोस्ट पर आ गया, जहां कैमरा 1 की फुटेज मिली थी। रोहित और भूमिका दोनों जानते थे कि काली गाड़ी उस चेक पोस्ट से गुजरी ही नहीं थी। इसका मतलब यह था कि कैमरा 2 के लोकेशन पर पहुंचने से पहले काली गाड़ी को किसी ऐसे रास्ते से लाया गया था जो सर्विस लेंस कैमरा की रेंज से बाहर थी। रोहित और भूमिका दोनों ही हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। भूमिका ने अपनी उंगलियां अपने होठों पर फेरते हुए रोहित से कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आसपास घना जंगल होने के बावजूद वह कार सड़क पर आई कैसे? अगर वह कार इस चेक पोस्ट से गुजरी ही नहीं, इसका मतलब तो साफ है कि उस कार को जंगल के रास्ते ही इस सड़क पर लाया गया है। मेरे ख्याल से हमें कार से उतरकर चलकर एक बार वापस पीछे जाना चाहिए। हो सकता है कि कार से हमें जंगल से मेन हाईवे को जोड़ने वाली कोई पतली सी सड़क दिखाई ना दी हो। रोहित भी भूमिका की बात से बिल्कुल सहमत था। भूमिका और रोहित दोनों अपनी कार से उतरकर धीरे धीरे कैमरा 2 सर्विस लेंस कैमरा से दिख रही सड़क की ओर आगे बढ़ने लगे। रोहित और भूमिका दोनों ही सड़क के अलग अलग किनारों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर सड़क पर चलने के बाद अचानक ही भूमिका ने अपना एक हाथ हवा में लहराते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, रोहित जल्दी आओ, यहाँ पर एक सड़क है। भूमिका की बात सुनकर रोहित भी दौड़कर सड़क पार करने की कोशिश करने लगा, मगर तभी एक बड़ा सा ट्रक रोहित के सामने से गुजरा। रोहित ने अगर कुछ सेंटीमीटर भी अपने कदम आगे बढ़ाए होते तो ट्रक के साथ टकराने के बाद रोहित का क्या अंजाम होता, ये सोच सोचकर भूमिका के दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। रोहित कुछ देर तक अपनी जगह पर खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित कुछ देर के लिए सांस लेना भूल गया था। भूमिका के कुछ साथी ऑफिसर दौड़कर रोहित के पास गए और रोहित से कहने लगे, सर, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप पर क्या गुजर रही है, मगर सर प्लीज आपको अपने आप को संभालना होगा। भूमिका के साथी ऑफिसरों ने जैसे ही ये बात कही, रोहित ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन्हें इशारा किया कि वो बिल्कुल ठीक है, और फिर धीरे धीरे भूमिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। भूमिका ने रोहित के आने के बाद इशारा करते हुए जंगल की ओर देखकर रोहित से कहा, वो देखो, वहाँ एक पतली सी सड़क नजर आ रही है, और देखो यहाँ से टायर मार्क्स भी दिखाई दे रहे हैं, और यह टायर मार्क्स ठीक उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ वह पतली सड़क नजर आ रही है। रोहित भी हाईवे पर बने टायर मार्क्स को देखकर हैरान रह गया। जंगल में कीचड़ से गुजरते वक्त टायर पर जो कीचड़ लगा था, वो कीचड़ अभी भी साफ साफ हाईवे से किनारे पर नजर आ रहा था। हालांकि कीचड़ पूरी तरह से सूख चुका था, मगर इतना ही सुराग रोहित और भूमिका के लिए काफी था। रोहित और भूमिका दोनों समझ गए थे कि अनिका को जहां कहीं भी कैद करके रखा गया था, वो जगह यहीं कहीं आसपास थी। भूमिका ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रोहित, मुझे लगता है कि अनिका को जिस कार में घर लाया गया था, वह कार यहीं से होकर गुजरी थी, और मुझे तो लगता है कि अनिका को किडनैप करके जहां पर रखा गया था वो जगह भी इसी जंगल के बीच कहीं है। भूमिका की बात सुनते ही बिना सोचे समझे रोहित ने जंगल की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। रोहित तेजी से जंगल की ओर दौड़ने लगा। भूमिका जानती थी कि रोहित की मानसिक हालत क्या थी, इसलिए रोहित के पीछे दौड़ लगाते हुए भूमिका ने अपने ऑफिसर से कहा, चलो आप सब मेरे साथ। तभी भूमिका के एक साथी ऑफिसर ने भूमिका को आवाज लगाते हुए कहा, मैडम, हम सब अपने साथ हथियार नहीं लाए हैं, और हो सकता है कि अंदर हमारा सामना किसी खतरनाक गैंग के साथ हो, और अगर ऐसा हुआ तो हम में से किसी के पास हथियार नहीं है। भूमिका अच्छी तरह से जानती थी कि वह अपने साथी ऑफिसर की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी, इसलिए अपने साथी ऑफिसरों को इशारा करते हुए भूमिका ने कहा, ठीक है, तुम सब यहीं रुको, मगर इतना याद रखो कि अगर हम लोग 1 घंटे में वापस नहीं आए तो तुम लोकल पुलिस फोर्स को लेकर अंदर चले जाना, और तुम लोकल पुलिस अथॉरिटी को अभी के अभी इन्फॉर्म करके यहाँ बुला लो। अपने ऑफिसरों के साथ यह बात करने के बाद भूमिका रोहित के पीछे दौड़ लगाने लगी। तभी साथी ऑफिसर ने आवाज लगाते हुए भूमिका से कहा, मैडम, आप फिक्र मत कीजिए, मगर लोकल पुलिस अथॉरिटी जैसे ही यहाँ पहुँचेगी, हम हथियारों के साथ आपका पीछा करते हुए अंदर आ जाएंगे। हम 1 घंटा खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे।
भूमिका ने अपने साथी ऑफिसर की बात सुन ली थी। रोहित तेजी से जंगल की ओर दौड़ लगाने लगा। रोहित को कार के टायर मार्क्स जंगल के हर तरफ नजर आ रहे थे। टायर मार्क्स का पीछा करते हुए रोहित तेजी से दौड़ने लगा। भूमिका भी तेजी से रोहित के पीछे दौड़ लगाने लगी। भूमिका ने रोहित से कहा, रोहित रुक जाओ रोहित, और तुम होश में आओ रोहित। रोहित भूमिका की बात सुनने वाला नहीं था। रोहित धीरे धीरे अपनी दौड़ की स्पीड बढ़ाने लगा। रोहित जल्द से जल्द अनिका के किडनैपर तक पहुंचना चाहता था। रोहित उनसे पूछना चाहता था कि आखिर अनिका के साथ क्या हुआ था जो वो अपनी याददाश्त खो बैठी थी। भूमिका भी रोहित की ये मानसिक परिस्थिति अच्छी तरह से समझ पा रही थी, मगर वो जानती थी कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं था। भूमिका ने अपनी स्पीड बढ़ाई और रोहित के बराबर दौड़ने लगी। भूमिका बार बार रोहित को समझा रही थी कि वो होश में आए और ऐसे वक्त में उसे दिमाग से काम लेना चाहिए, मगर रोहित भूमिका की कोई बात सुन नहीं रहा था। इसलिए भूमिका ने अचानक दौड़ते दौड़ते रोहित के आगे अपना एक पांव बढ़ा दिया और रोहित जोर से एक पेड़ से टकराकर जमीन पर गिरा। जमीन पर गिरते ही रोहित तेज सांसें लेने लगा। रोहित के माथे से हल्का खून भी बहने लगा था। भूमिका ने रोहित के माथे से खून साफ करते हुए कहा, सॉरी रोहित, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मगर जरा सोचो, अगर हम दोनों इस तरह निहत्थे दुश्मनों के सामने पहुंच गए और दुश्मन हथियार से लैस हुए तो क्या करेंगे? ये मत भूलो कि तुम्हारे परिवार को जितनी अनिका की जरूरत है उतनी ही तुम्हारी भी जरूरत है। अनिका बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, बच्चों के साथ है। अनिका को तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। मगर जरा सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर अनिका और बच्चों का क्या होगा? तेज सांसें ले रहे रोहित ने अपने कपड़े साफ किए और अपने पैरों पर खड़े होते हुए भूमिका से कहा, ठीक है, चलो टायर मार्क्स का पीछा करते हैं। कुछ देर तक रोहित और भूमिका टायर मार्क्स का पीछा करते रहे। फिर अचानक रोहित और भूमिका एक बड़े से तालाब के पास आ गए। जंगलों में बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब नजर आ रहा था और उस तालाब के किनारे तक उस गाड़ी के टायर मार्क्स नजर आ रहे थे। रोहित और भूमिका की सांसें काफी तेज चल रही थी। थकान की वजह से उनके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही थी, जिसकी वजह से उनकी सांसें फूल रही थी। रोहित और भूमिका ठीक उस जगह पर पहुंचे जहां पर टायर मार्क्स खत्म हो गए थे। तालाब की ओर देखते हुए भूमिका ने कहा, यहाँ आगे तो कोई टायर मार्क्स नजर नहीं आ रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे अगर तालाब है तो ये कार यहाँ तक पहुंची कैसे? तभी अचानक रोहित की नजर टायर मार्क्स के साइड में बने एक बड़े से निशान पर पड़ी। रोहित उस निशान के पास जाकर बड़ी गौर से उस निशान को देखता रहा। भूमिका भी उस निशान को देखते हुए धीरे से रोहित के पास गई। अचानक ही रोहित और भूमिका दोनों को एक साथ कुछ रियलाइज हुआ और वो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। भूमिका ने दबी हुई आवाज में कहा, ये तो हेलीकॉप्टर के पहियों के निशान है। जैसे ही भूमिका ने ये बात कही, रोहित और भूमिका दोनों ही दंग रह गए। रोहित धीरे से आसमान की ओर देखने लगा। रोहित के समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। अनिका के किडनैपर्स ने इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे की थी? अनिका जिस कार से घर लौटी थी वो कार हेलीकॉप्टर के जरिए जंगलों के ठीक बीचों बीच उतारी गई थी और जंगल के पतले से रास्ते से होते हुए अनिका को मारवा हाउस पहुंचाया गया था। अनिका जब मारवा हाउस के बाहर कार में मिली थी तब अनिका अकेली थी। ना तो कोई ड्राइवर था, ना ही रास्ते पर कोई अनजान आदमी नजर आ रहा था। अनिका पूरी तरह से बेहोश थी। बेहोश अनिका ने कार किस तरह चलाई थी? क्या कार सचमुच रिमोट मैग्नेटिक फील्ड के जरिए चल रही थी? यह सारी बातें रोहित और भूमिका दोनों के लिए काफी कंफ्यूजिंग हो रही थी। वहां सुबह सुबह मारवा हाउस में जब अनिका की आंखें खुली तब तीनों बच्चे मुस्कुराते हुए अनिका के सामने नजर आए। तीनों बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर अनिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे अनिका ने अपनी इस नई जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया था। हर रोज जब भी अनिका की आंखें खुलती तब उसके चेहरे पर घबराहट नजर आती थी। अनिका न खुद का नाम जानती थी और न ही खुद का वजूद जानती थी, मगर इतने दिनों में पहली बार जब आंखें खोलती ही अनिका की आंखों के सामने तीन प्यारे प्यारे से बच्चे की मुस्कान नजर आ रही थी। उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर अनिका की मुस्कान नहीं रुकी। अनिका को मुस्कुराते हुए देखकर रिया ने अनिका के गालों पर किस करते हुए कहा, वाह मम्मा, सच कहूँ तो आप तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगी हैं। रिया की यह बात सुनते ही आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी छोटी सी शरारती बहन मम्मा और डैड को किस तरह से रिझाना है। वो अच्छी तरह से जानती थी।
ताकि पूरे दिन उसे अपनी शरारतों पर डांट ना खानी पड़े। रिया के बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी आयशा के चेहरे पर भी ये सारा नजारा देखकर मुस्कुराहट आ गई। आयशा एक नौकरानी के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुई। नौकरानी ने बड़ी सी ट्रे में सजाया हुआ नाश्ता एक साइड टेबल पर रखा और आयशा ने अनिका की ओर देखकर कहा, चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो तुम सब। उसके बाद आज से हम सबको किस तरह रहना है उसका पूरा रूटीन और सारी की सारी प्लानिंग दादी माँ तुम सबको बताएंगी। आयशा के चेहरे पर इस तरह की मुस्कुराहट देखकर बच्चे समझ गए थे कि दादी ने जरूर कोई तगड़ी प्लानिंग की थी। इसलिए रिया ने अपने दोनों हाथ उछालकर दादी के पास जाकर कहा, या दादी माँ, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट। दादी माँ, मेरे ख्याल से बेस्ट प्लानिंग यही रहेगी कि हम सब मिलकर आज पूरा दिन फाइटर वर्ल्ड्स नाम की एक गेम खेलेंगे। बड़ा मजा आएगा। बड़े बड़े प्लेन में बड़े बड़े बिल्डिंग को तोड़ना होगा हमें, और हाँ, हम सबको एक मशीन गन भी मिलेंगे। उस मशीन गन के जरिए हमें अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करने होंगे। ऐसे अजीबोगरीब गेम के बारे में सुनकर आयशा ने बड़े ही प्यार से रिया की पीठ पर मारती हुए कहा, यह क्या उटपटांग गेम खेलती रहती हो तुम? बिल्कुल नहीं, ऐसे सब गेम बिल्कुल नहीं खेलेंगे लोग, ना तुम ना हम। चलो सबसे पहले हम टेरेस गार्डन में चलेंगे। नाश्ता करने के बाद अनिका तीनों बच्चों और आयशा मारवा के साथ टेरेस गार्डन पर गई। टेरेस गार्डन पर कई सारे फूल सजाए गए थे। आयशा, अनिका और तीनों बच्चों एक साथ टेरेस गार्डन के बीचों बीच एक बड़े से फवारे के पास बनी बेंच पर बैठ गए। अनिका को सारा का सारा नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। तीनों बच्चे भी अनिका के साथ बेहद खुश नजर आ रहे थे। तभी अचानक आयशा की नजर टेरेस गार्डन में बने एक बड़े पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर बैठे एक बड़े से गरुड़ को देखकर आयशा की चीख निकल गई। उस गरुड़ को जब अचानक ही मारवा हाउस के टेरेस गार्डन में आयशा ने देखा तो आयशा की चीख निकल गई। वो गरुड़ साइज में काफी बड़ा था और बड़ा खतरनाक लग रहा था। गरुड़ की आंखें जैसे आग उगल रही थी। गरुड़ का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गरुड़ काफी गुस्से में था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से किसी एक जगह पर काफी देर से देख रहा था। आयशा ने जैसे ही गरुड़ को देखकर चीख लगाई, वो गरुड़ आयशा की ओर देखने लगा। जैसे ही गरुड़ ने आयशा की ओर देखा, आयशा ने पास पड़ी एक बड़ी सी बांस की लकड़ी उठाई और गरुड़ की ओर आगे बढ़ने लगी। मगर गरुड़ आयशा को इतनी बड़ी बांस की लकड़ी लेकर आते हुए देखकर भी बिल्कुल नहीं डरा। गरुड़ ने अपने बड़े से पंख हवा में लहरा दिए, जिसे देखकर आयशा के हाथों से वो बांस की लकड़ी गिर गई। आयशा तीन बच्चों की ओर दौड़कर आई और कहा, चलो चलो बच्चों, अंदर चलो। लगता है ये गरुड़ बहुत खतरनाक है, काफी गुस्से में है। लगता है यहाँ पर किसी शिकार को ढूंढता हुआ चला आया है। एलेक्जेंडर और आर्यन भी गरुड़ को इस तरह देखकर काफी हैरान नजर आ रहे थे। वो जानते थे कि दिल्ली में इस तरह गरुड़ का दिखना काफी सरप्राइजिंग था। आर्यन और एलेक्जेंडर दोनों बात अच्छी तरह से जानते थे कि गरुड़ ऊंचे आसमान में उड़ने वाला एक पंछी था। गरुड़ सिर्फ शिकार करने के लिए जमीन की सतह पर नजर आता था। गरुड़ ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाला एक खतरनाक शिकारी पक्षी था। जो गरुड़ मारवा हाउस के टेरेस गार्डन में बने एक पेड़ पर बैठा था, उस गरुड़ को देखते ही एलेक्जेंडर समझ गया था कि वो गरुड़ एक बेहद खतरनाक और जंगली गरुड़ था, जो किसी जंगल से शायद शहर में भूला भटकता आ गया था। गरुड़ के पांव काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहे थे। उस गरुड़ ने जब अपने दोनों पंख हवा में लहराए थे, तब उस गरुड़ की विशालता देखकर बड़े से बड़े ताकतवर इंसान भी डर के मारे अपने कदम पीछे हटा लेता। जब उस गरुड़ ने अपने पंख लहराए तो उसकी साइज काफी बड़ी लग रही थी। आयशा उस गरुड़ को देखकर काफी घबरा गई थी। इसलिए अनिका और तीनों बच्चों को अपने दोनों हाथों से कवर करते हुए आयशा ने बच्चों से कहा, चलो चलो बच्चों, अंदर चलो जल्दी। इसी वक्त अंदर चलो। तभी अचानक आयशा की नजर अनिका पर पड़ी। अनिका बड़े ही ध्यान से उस गरुड़ की ओर देख रही थी। आयशा ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो अंदर चलो बेटा। लगता है ये गरुड़ शिकार की तलाश में यहाँ पर आया है। हो सकता है शिकार न मिलने की उम्मीद की वजह से ये गरुड़ हम पर हमला कर दे। ये गरुड़ काफी ताकतवर नजर आ रहा है और उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये काफी गुस्से में भी है। मैं अभी नौकरों से कहती हूँ कि इस गरुड़ को किसी तरह से हमारे बंगले से बाहर निकलवाएं। ये कहते हुए आयशा अनिका और तीनों बच्चों को पकड़कर ले जाने लगी। मगर तभी अनिका ने बड़े ही धीरे से आयशा का हाथ अपने कंधे से हटाया। आयशा अनिका की ये हरकत देखकर हैरान रह गई। आयशा ने जब अनिका की ओर देखा
तो अनिका अभी भी काफी गौर से उस गरुड़ को देख रही थी। अनिका ने जब पलटकर आयशा की ओर देखा तो आयशा काफी घबराई हुई लग रही थी। आयशा की चेहरे की घबराहट देखकर अनिका ने दबी हुई आवाज में गरुड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, वो गुस्सा नहीं हुआ है, वो खतरनाक नहीं है। अनिका की ये बात सुनकर आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया। तीनों बच्चे भी अनिका की ये बात सुनकर काफी हैरान हो गए। हालांकि रिया इतने खतरनाक शिकारी पंछी को देखकर काफी घबरा गई थी, मगर साथ ही साथ नन्हे से रिया गरुड़ को इस तरह अपने घर में देखकर काफी एक्साइटेड भी लग रही थी। जब अनिका ने आयशा से ये बात कही तो रिया ने अपनी मम्मा की ओर देखते हुए कहा, मम्मा आपको कैसे पता कि वो इस वक्त गुस्सा नहीं है? देखो चेहरे से तो कितना खतरनाक लग रहा है। उसकी आंखें लाल लाल हैं और चोंच इसकी नुकीली हैं, जैसे कि कोई तलवार हो। हालांकि मुझे इतने खतरनाक शिकारी पंछी को देखकर काफी घबराहट हो रही है, मगर हाँ, मैंने आज से पहले इतना बड़ा गरुड़ कभी नहीं देखा था। हाँ, मैंने किताबों में गरुड़ के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा है, मगर अपनी आंखों के सामने गरुड़ देखना इज सो एक्साइटिंग। मैं अभी इस गरुड़ के कुछ फोटोग्राफ्स ले लेती हूँ और हो सके तो मैं गरुड़ के साथ सेल्फी भी लेना चाहती हूँ, ताकि मैं स्कूल में अपने सारे दोस्तों को बता सकूं कि मैं कितनी ब्रेव हूँ। रिया की ये बात सुनते ही अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ने एक साथ अपने सर पर एक हाथ मारते हुए एक दूसरे को देखा। अलेक्जेंडर ने धीरे से रिया के सर पर एक चपत लगाते हुए कहा, तुम गरुड़ के साथ सेल्फी लेना चाहती हो? पागल तो नहीं हो गई हो ना तुम? तुम्हें पता है ना कि गरुड़ कितना खतरनाक शिकारी पंछी होता है? तुम जैसे छोटे बच्चों को तो अपने एक पाँव के पंजे में पकड़कर दूर आसमान में खींचकर ले जा सकता है। इतना पावरफुल होता है गरुड़। अगर तुमने इसके साथ सेल्फी खींचने की कोशिश की और उसे सेल्फी का एंगल पसंद नहीं आया, तो हो सकता है कि मोबाइल के साथ साथ तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें भी अपने साथ पहाड़ी पर ले जाए। अलेक्जेंडर की बात सुनकर आर्यन को भी हंसी आने लगी थी। तभी आयशा ने तीनों बच्चों को डांट लगाते हुए कहा, ये वक्त एक दूसरे की टांग खींचने का नहीं है, चलो चुपचाप अंदर। अपनी दादी माँ की डांट खाते हुए तीनों बच्चे एक साथ अपने मुंह पर हाथ दबाकर हंसने लगे और घर के अंदर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। मगर आयशा ने देखा कि अनिका अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। अनिका बड़े ही ध्यान से उस गरुड़ को देख रही थी। जब आयशा ने उस गरुड़ को वापस देखा तो आयशा को महसूस हुआ कि गरुड़ भी अनिका की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। अनिका धीरे धीरे उस गरुड़ की ओर अपने पैर आगे बढ़ाने लगी। जैसे ही अनिका ने अपने कदम आयशा से कुछ दूर लिए, आयशा ने अनिका को पीछे से पकड़ते हुए कहा, ये क्या कर रही हो अनिका बेटा? अनिका ने जैसे ही आयशा का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया, अनिका ने आयशा की ओर देखकर कहा, पता नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो गरुड़ मुझसे कुछ बात करना चाहता है। अनिका की ये बात सुनकर आयशा हैरान रह गई। तीनों बच्चे भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अनिका के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी की कही कोई बात समझने की कोशिश कर रही थी। अक्सर इंसान के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन तभी होते थे जब वो किसी ऐसे इंसान के साथ कम्युनिकेशन करता है जो उसकी भाषा न जानता हो। मगर भले ही दो इंसान एक दूसरे की भाषा न जानते हो, वो उनके हाव भाव के जरिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। अनिका को देखकर ठीक वही एहसास हो रहा था जैसे गरुड़ की आंखों में आंखें डालकर वो कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। अनिका धीरे धीरे उस गरुड़ की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। आयशा ने अनिका का हाथ पकड़ रखा था, मगर फिर भी अनिका धीरे धीरे गरुड़ की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। अब अनिका की इस हरकत को देखकर बच्चों के चेहरे पर भी काफी घबराहट साफ साफ नजर आने लगी थी। वो जानते थे कि गरुड़ के हमले से उसकी मम्मा को कितनी सीरियस इंजरी हो सकती थी। अनिका धीरे धीरे उस गरुड़ के पास जाने लगी। आयशा अनिका को कई बार रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर अनिका के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसलिए आयशा ने इस बार बड़ी ही सख्ती से अनिका को दोनों कंधों से पकड़ लिया और अनिका को पीछे की ओर धकेल दिया। अनिका उस गरुड़ के काफी नजदीक पहुंच चुकी थी। गरुड़ ने अपने दोनों पंख हवा में लहराना शुरू किया। गरुड़ को इस तरह देखकर किसी भी इंसान के दिल में खौफ खड़ा हो सकता था, चाहे वो कितना भी बहादुर क्यों न हो। अपने परिवार को खतरे में देखते हुए आयशा भी गरुड़ के सामने खड़ी हो गई। आयशा इस तरह से गरुड़ के सामने खड़ी थी ताकि अगर गरुड़ हमला करे तो सबसे पहले वो आयशा पर हमला करे। तभी अचानक अनिका पीछे से खड़ी होकर आयशा के पास आई और आयशा से कहने लगी, गरुड़ पर पहले हमला करें
इससे पहले आयशा को रोकते हुए अनिका ने कहा, वो दुश्मन नहीं है। अनिका की ये बात सुनकर आयशा दंग रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका ऐसा क्यों कह रही थी। अनिका जिसे अपने अतीत के बारे में कुछ याद नहीं था, यहाँ तक कि जिसे अपना नाम भी याद नहीं था, वो अचानक गरुड़ को देखकर ऐसा क्यों कह रही थी। आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि कभी कभी हम किसी जानवर को जंगली और खतरनाक समझ बैठते हैं, मगर तभी उस जानवर को जानने वाला इंसान आकर हमें कहता है कि वो जानवर खतरनाक नहीं बल्कि लोगों से प्यार करने वाला है। मगर इस हालत में वो इंसान पहले से उस जानवर के साथ पहचान बना चुका होता है। अनिका ने उस गरुड़ के साथ क्या पहले से दोस्ती बना रखी थी? ये बात सुनकर आयशा दंग रह गई। तीनों बच्चे भी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। बच्चे अनिका के इस रिएक्शन को देखकर धीरे धीरे अपने कदम अनिका की ओर आगे बढ़ाने लगे। आयशा ने बच्चों को आगे बढ़ने से रोकते हुए अनिका से कहा, अनिका चलो इस वक्त पीछे चलो। आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका अभी उस मानसिक परिस्थिति में नहीं थी कि अनिका की हर बात पर भरोसा किया जाए। काफी देर तक अनिका उस गरुड़ की आंखों में देखती रही और गरुड़ भी अनिका की आंखों में देखता रहा। अनिका धीरे धीरे अपने कदम गरुड़ के पास बढ़ाने लगी। गरुड़ भी अब बिल्कुल शांत नजर आ रहा था। अनिका गरुड़ के बिल्कुल बगल में आकर खड़ी हो गई और बड़े ही ध्यान से गरुड़ को देखने लगी। अनिका समझने की कोशिश कर रही थी कि गरुड़ उससे क्या कहना चाहता था। कुछ देर तक गरुड़ बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देखता रहा। अनिका के चेहरे पर भी काफी हैरानी नजर आ रही थी। गरुड़ को देखते हुए अनिका ये समझने की कोशिश कर रही थी कि गरुड़ उससे क्या कहना चाहता था, मगर अनिका के मन में अब एक बात पक्की थी कि गरुड़ जरूर अनिका को कोई इन्फॉर्मेशन या मैसेज देना चाहता था। गरुड़ और अनिका को एक दूसरे के सामने देखकर आयशा काफी हैरान नजर आने लगी थी। आयशा जो अनिका से कुछ ही कदम पीछे थी और काफी ज्यादा अलर्ट थी, उसने फिर से अपने हाथ में बांस की लकड़ी पकड़ ली थी ताकि अगर गरुड़ अनिका पर अटैक करने की कोशिश करे तो उसे पहले आयशा गरुड़ को हमला करने से रोक सके। मगर अब धीरे धीरे आयशा की सांसें भी धीमी पड़ने लगी थी। आयशा को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि गरुड़ अनिका पर हमला नहीं करने वाला था, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरह के सिग्नल से बात करने की कोशिश कर रहे थे। मगर फिर भी आयशा को पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था कि उसे गरुड़ पर विश्वास करना भी चाहिए कि नहीं। तीनों बच्चों को जब धीरे धीरे चलकर आयशा तक पहुंच गए थे, वो भी काफी हैरानी से अपनी मम्मा को देख रहे थे। तभी रिया ने अपनी दादी माँ की ओर देखकर कहा, क्या मम्मा पहले से इस गरुड़ को जानती है? अगर मम्मा गरुड़ को जानती है तो हो सकता है कि इसी गरुड़ के जरिए मम्मा की यादाश्त वापस आ सके। रिया की बात सुनकर आर्यन और अलेक्जेंडर भी काफी ज्यादा शौक हो गए। अब गरुड़ के जरिए ही सही उनकी मम्मा की यादाश्त किसी तरह वापस आने वाली थी, तो तीनों बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं थी। बिल्कुल धीमी आवाज में आयशा ने अनिका से पूछा, अनिका क्या तुम उस गरुड़ को जानती हो? क्या तुमने इसे पहले भी कभी देखा है? अनिका ने पलटकर आयशा का जवाब देते हुए कहा। अनिका काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही थी। अनिका ने मन ही मन कुछ सोचने के बाद आयशा से कहा, नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है जो मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। जैसे ही अनिका ने आयशा से ये बात कही, तभी अनिका, आयशा और तीनों बच्चों के कान पर एक गन शॉट की आवाज पड़ी। गोली के धमाके की आवाज सुनकर टेरेस पर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा घबराकर चौंक गए। जब अनिका ने पलटकर देखा तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड हाथ में बंदूक लिए हवा में फायर करते हुए अनिका और आयशा की ओर दौड़कर चले आ रहे थे। इससे पहले कि अनिका और आयशा इन सिक्योरिटी गार्ड को कुछ कहते, सिक्योरिटी गार्ड ने गरुड़ के सामने बंदूक तान दी और फायर करने के लिए ट्रिगर पर अपनी उंगली रख दी। इससे पहले कि कोई सिक्योरिटी गार्ड बंदूक से गोली चला पाता, अनिका गरुड़ के सामने आकर खड़ी हो गई। अनिका की खुद के समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। ये गरुड़ को बचाने के लिए उसका एक नेचुरल रिएक्शन था। सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड अनिका को इस तरह गरुड़ का बचाव करते हुए देखकर हैरान हो गए। एक सिक्योरिटी गार्ड ने चिल्लाते हुए कहा, दूर हो जाइए मैडम, ये बहुत खतरनाक पक्षी है, पता नहीं हमारे घर में कैसे घुस आया है। अक्सर ये गरुड़ तो उन जगहों पर हमला करते हैं जहाँ ज्यादा सांप दिखते हैं, मगर बड़े ही आश्चर्य की बात है कि आखिर ये गरुड़ हमारे घर के अंदर क्या कर रहा है। ये यहाँ किस चीज की तलाश में आया है ये हम नहीं जानते, मगर जरूर यहाँ आसपास कोई शिकार है
जिसका शिकार करने के लिए ये जरूर हमारे घर में घुस आया है, और अगर उसे ये लगा कि हम लोग उसे शिकार करने से रोकने वाले हैं तो वो हम पर भी हमला कर सकता है। बच्चों की ओर इशारा करते हुए एक चीफ सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, बच्चों आप अंदर चले जाइए, ये गरुड़ बेहद खतरनाक पक्षी होता है। हमारे गांव में एक बार एक गरुड़ ने एक 3 साल के बच्चे को अपनी ताकतवर पंजों में दबोच लिया था। वैसे वो सिक्योरिटी गार्ड की बात का असर आर्यन और अलेक्जेंडर पर बिल्कुल नहीं हुआ था, मगर उस सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर रिया काफी घबराई हुई नजर आने लगी थी। रिया ने अनिका की ओर देखकर कहा, मम्मा प्लीज आप यहाँ आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। रिया को घबराया हुआ देखकर अनिका की भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, मगर अनिका इतना जरूर जानती थी कि रिया तो बिल्कुल सेफ थी। मगर अगर अनिका गरुड़ के सामने से हट जाती है तो सिक्योरिटी गार्ड उस गरुड़ को गोली मार देंगे। सिक्योरिटी गार्ड और बच्चों के बीच बातचीत चल रही थी, तभी अनिका ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। जब अनिका ने पीछे मुड़कर देखा तो वो एकदम हैरान रह गई। पीछे गरुड़ नजर नहीं आ रहा था। गरुड़ अचानक ही टेरेस गार्डन से गायब हो चुका था। अनिका, आयशा और तीनों बच्चे हैरान थे। तीनों बच्चे दौड़ दौड़कर यहाँ वहाँ टेरेस गार्डन पर जाकर गरुड़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सारे सिक्योरिटी गार्ड भी अपने हाथों में बंदूक पकड़े गरुड़ को ढूंढते हुए यहाँ वहाँ दौड़ लगाने लगे, मगर सभी लोग इस बात से हैरान थे और उन्हें पता नहीं चल रहा था कि इतने कम सेकंड में गरुड़ गायब कैसे हो गया था। गरुड़ एक बेहद भारी पक्षी था और उसके पंख भी इतने बड़े होते थे कि उनके एक पंख की लंबाई एक बड़ी सी कार के साथ नापी जा सकती थी। इतना बड़ा गरुड़ अचानक ही पलक झपकते ही गायब कैसे हो गया था, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। काफी देर तक जब बच्चे और सिक्योरिटी गार्ड ने गरुड़ को ढूंढने की कोशिश की, तब उन्हें पता चला कि अब गरुड़ को ढूंढने का कोई फायदा नहीं था। गरुड़ मारवा हाउस से चला जा चुका था। मगर गरुड़ के गायब होने से भी ज्यादा हैरानी आयशा को इस बात की थी कि आखिर अनिका ने उस गरुड़ को देखने के बाद ऐसा रिएक्शन क्यों दिया था। क्या अनिका उस गरुड़ को पहले से जानती थी? क्या उस गरुड़ और अनिका के बीच में कोई कनेक्शन था? और अगर अनिका की कही बात सच थी कि गरुड़ अनिका को कोई मैसेज देने आया था, तो वो मैसेज क्या था? सुबह जब गुलेरिया हाउस में नंदिनी श्रेया के बेडरूम में वापस लौटी, तब उसने देखा कि श्रेया और पिंकी दोनों अभी भी गहरी नींद में सोए हुए थे। नंदिनी अच्छी तरह से जानती थी कि श्रेया की दिमागी हालत जिस तरह की थी, उसे ज्यादा से ज्यादा नींद लेने की बहुत जरूरत थी। मगर नंदिनी अच्छी तरह से जानती थी कि पिंकी के एग्जाम्स सर पर थे और अब पिंकी की जिम्मेदारी भी नंदिनी को उठानी थी। इसलिए अपने बेटे यश को तैयार करने के साथ साथ नंदिनी पिंकी को भी स्कूल के लिए तैयार करने के लिए श्रेया के बेडरूम में चली आई। श्रेया को गहरी नींद में सोया हुआ देखकर नंदिनी बड़े ही आराम से बेडरूम में अपने कदम बिस्तर की ओर आगे बढ़ाने लगी और फिर बड़े ही धीरे से नंदिनी ने पिंकी के सर पर हाथ फेरते हुए पिंकी को जगाया। जैसे ही पिंकी ने अपनी आंखें खोली, नंदिनी ने अपने होठों पर अपनी उंगली दबाते हुए कहा, मम्मा को आराम करने दो, मैं तुम्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार कर देती हूँ। पिंकी ने जब अपनी आंखें धीरे से खोली, तब पिंकी ने अपने बगल में लेटी हुई अपनी मम्मा की ओर देखा। श्रेया काफी गहरी नींद में सो रही थी। कहीं न कहीं श्रेया को इस तरह सोया हुआ देखकर पिंकी को अपनी मम्मा पर बहुत ज्यादा दया आने लगी थी। मगर अब पिंकी जानती थी कि पिंकी को अपनी कुछ जिम्मेदारियों को खुद संभालना सीखना होगा। पिंकी ये भी जानती थी कि उसके एग्जाम सर पर थे, इसलिए ज्यादा दिन स्कूल न जाना भी उसके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए नंदिनी चाची की बात मानते हुए पिंकी अपनी जगह से उठी और नंदिनी के साथ कमरे से बाहर निकल गई। नंदिनी ने पिंकी को तैयार किया और यश के साथ स्कूल ले जाने के लिए दोनों बच्चों को नीचे लिविंग रूम में ले आई। करण गुलेरिया ने जब नंदिनी को सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाते हुए देखा, तो उन्हें कुछ राहत महसूस हुई थी। वो नंदिनी के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते थे। सिद्धार्थ जब अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने गुलेरिया परिवार छोड़कर आया था, तब भी नंदिनी की आंखों में आंसू थे और वो यहाँ से जुदा होना नहीं चाहती थी, मगर अपने पति की जिद के आगे वो कुछ बोल नहीं पाई थी उस वक्त। अगर आज जब इतने दिनों बाद नंदिनी घर वापस लौटी थी, तो नंदिनी ने घर की सारी जिम्मेदारियां वापस अपने कंधे पर उठाने में जरा सा भी देर नहीं की, स्पेशली जब बात नन्ही सी पिंकी की थी। करण भी कहीं न कहीं चाहते थे कि नंदिनी पिंकी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ले। जब तक श्रेया पहले की तरह फिर से अपनी रूटीन लाइफ गुजारने नहीं लग जाती, तब तक नंदिनी ही अगर पिंकी को संभाले तो यही बेहतर था। श्रेया प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए करण ने घर में कुछ नौकर बढ़ा दिए थे
जो सिर्फ श्रेया की देखरेख करेंगे। सुबह से लेकर अब तक करण को सिर्फ इसी बात की चिंता हो रही थी कि अगर श्रेया की मानसिक हालत इसी तरह बिगड़ती रही तो उसके होने वाले बच्चे पर भी उसका असर हो सकता था। मगर अब ये करण की जिम्मेदारी थी कि आकाश के जाने के बाद आकाश के होने वाले बच्चे और आकाश की बीवी श्रेया पर किसी भी तरह की आँच न आए। पहली रात श्रेया के साथ जो कुछ भी हुआ था वो देखने के बाद करण अभी भी गहरी सोच में थे कि उन्हें अगला कदम क्या उठाना चाहिए। क्या उन्हें श्रेया की दिमागी ट्रीटमेंट शुरू करा देनी चाहिए था या कुछ दिनों तक इंतजार करना चाहिए, ये बात भी करण नहीं जानते थे। इस वक्त करण को अनिका की बहुत याद आ रही थी। वो जानते थे कि अनिका इस वक्त ठीक होती तो वो जरूर श्रेया की बिगड़ती हुई हालत को रोक सकती थी, या यूँ कहा जा सकता था कि अनिका के साथ सब कुछ ठीक होता तो वो श्रेया की हालत इतनी बिगड़ने ही नहीं देती। नंदिनी और सिद्धार्थ का बेटा यश जो सारा दिन बदमाशियां करता रहता था, वो भी पिंकी के साथ अब काफी ज्यादा अच्छी तरह से बर्ताव करता था। पहले एक बड़ा भाई होने के नाते वो अपनी छोटी बहन को बहुत सताता था। यश का स्वभाव हमेशा से ही काफी जिद्दी था। शरारती करना, पिंकी को सताना, अपने से छोटे बच्चों को सताना, ये सब यश को बहुत अच्छा लगता था। मगर आकाश के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद यश का पिंकी के प्रति बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। अब यश एक बड़े भाई की तरह पिंकी को संभाल रहा था। यश ने बड़े ही प्यार से पिंकी के प्लेट में नाश्ता परोसा और पिंकी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छे से खाना, अब दोबारा बिल्कुल दुबली पतली मत हो जाना। क्या तुम जानती भी हो कि तुम इतनी दुबली हो कि स्कूल में सब तुम्हारी वजह से मुझे चिढ़ाते हैं। सब मुझे कहते हैं कि तुम इतनी पतली इसलिए हो क्योंकि घर पर जो भी खाना बनता है वो सब मैं खा जाता हूँ और तुम्हारे लिए कोई खाना ही नहीं बचता। मेरे सारे फ्रेंड तुम्हारी वजह से मुझ पर हंसते हैं, इसलिए अब से तुम्हें भी दबाकर नाश्ता करना है। जैसे ही यश ने ये बात कही, नंदिनी ने यश के सर पर बड़े ही प्यार से चपक लगाते हुए कहा, और उसे नाश्ता करने देना। तुम्हें मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो टिफिन पिंकी स्कूल में ले जाती है वो टिफिन कौन चट कर जाता है। तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगी हो तो स्कूल की कैंटीन से कुछ खा लिया करो, मगर पिंकी के टिफिन बॉक्स में हाथ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यश ने अपने मुंह में एक बड़ा सा निवाला रखते हुए कहा, अपनी मम्मा से कहा, अरे मम्मा, अगर मैं वो खाना नहीं खाऊंगा तो भी पिंकी कौन सा खाने वाली थी। क्या तुम्हें पता है पिंकी अक्सर पूरा का पूरा भरा हुआ टिफिन घर वापस लेकर आती है। अरे खाना खाना इसे अच्छा नहीं लगता। जैसे वो कॉलेज में जाने वाली दीदियाँ आजकल सारा दिन डाइटिंग करती रहती है ना, हर चीज खाने से पहले 10 बार सोचती है। ये पिंकी तो उन सब लड़कियों की भी माँ है। वो खाना खाने से पहले 10 बार सोचती है। ये खाना खाने के बारे में बिल्कुल सोचती ही नहीं। पता नहीं अभी से इसे कौन सी मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। 13 साल के यश की ये बात सुनकर नंदिनी ने यश की पीठ पर एक जोर से चपत लगाती हुई कहा, चुप करके खाना खाओ। ये सारी बातें तुम्हें किसने बताई? तुम कैसे जानते हो ये सारी बातें? यश ने अपनी माँ की ओर देखकर आंख मारते हुए कहा, अरे मम्मा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। आजकल तो हमारे स्कूल की लड़कियों में भी ट्रेंड चल रहा है, कौन सबसे ज़्यादा कम खाता है, कौन सबसे ज़्यादा खाता है, इसकी कंपटीशन लगी रहती है। इन लड़कियों में जिसे कार्ब्स काउंटिंग कहा जाता है, और फिर हफ्ते में कोई एक दिन चुना जाता है जब ये सारी लड़कियां खाना खाने के लिए टूट पड़ती हैं, और उस दिन पिज्ज़ा, बर्गर, नाचोस जो इनके इस रास्ते में आता है सब कुछ निकल जाती है, और हमारी भाषा में इसे चीट डे कहा जाता है। नंदिनी की समझ में नहीं आ रहा था कि स्कूल में जा रही छोटी छोटी बच्चियों को ये सब कौन सिखाता था और कहाँ ये सब वो सीखती थी। इस जनरेशन की बच्चियाँ, नंदिनी ने खाली बर्तन समेटते हुए करण की ओर देखकर कहा, पता नहीं इस जनरेशन का क्या होगा। अब देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इनकी बातें देखिए। मैं जब इनकी उम्र की थी तब मुझे इन सारी बातों का मतलब ही नहीं पता था। गहरी सोच में डूबे करण ने एक पल के लिए अपनी सारी टेंशन को अपने सर से हटाते हुए नंदिनी की ओर देखकर मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब ये सारी बातें हमने सुनी भी नहीं थी। उस जमाने में रोटी पे थोड़ा सा घी कम पड़ जाए तो सारा का सारा परिवार रोटी बनाने वाली माँ पर टूट जाता था, और आज का जमाना है अगर जरा सा घी रोटी पर लगा दे तो पूरा परिवार माँ पर टूट पड़ता है कि भाई रोटी में घी लगाया तो लगाया क्यों?
करण की ये बात सुनकर आसपास खड़े नौकर भी मुस्कुराने लगे। नंदिनी दोनों बच्चों को स्कूल लेकर जाने के लिए निकल गई। नंदिनी और बच्चों के जाते ही लिविंग रूम में खड़े सभी नौकरों के चेहरे पर मुस्कुराहट फिर से गायब हो गई। करण भी अच्छी तरह से जानते थे कि सारे के सारे नौकर श्रेया की मानसिक कंडीशन को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में थे, मगर सबसे ज्यादा टेंशन इस वक्त गुलेरिया हाउस में किसी की थी तो वो थी करण को। करण नहीं जानते थे कि श्रेया की मानसिक हालत और कितनी बिगड़ने वाली थी। वहीं श्रेया के बेडरूम में धीरे से श्रेया ने अपनी आंखें खोली।